सियासी पारा अचानक से तेजी से ऊपर चढ़ने लगा है। चुनाव आयोग किसी भी दिन अब दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। इसे भांपते हुए बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों ने अपनी अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। प्रचार वॉर जोर पकड़ रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि शनिवार को रामलीला मैदान में मोदी की रैली के बाद माहौल पूरी तरह चुनावी रंग में रंग जाएगा। चूंकि दिल्ली में हिंदुस्तान का दिल बसता है, लिहाजा सबके दिल में दिल्ली के चुनावों ने उथल पुथल मचा रखी है। क्या इस बार दिल्ली में भी मोदी का मैजिक चलेगा? क्या केजरीवाल फिर से दिल्ली की राजनीति में उलटफेर कर पाएंगे? क्या कांग्रेस दिल्ली में अपनी खोई सियासी जमीन वापस पाएगी? इन सवालों का जवाब दिल्ली के वोटरों के पास है। दिल्ली का कौन सा तबका किस पार्टी में उम्मीद देख रहा है, ये जानने के लिए इंडिया न्यूज सी वोटर की टीम ने दिल्ली में किया सबसे ताजा और सबसे दिलचस्प सर्वे। दिल्ली के चुनावी सर्वे पर बड़ी बहस करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। आपको एक इंट्रोडक्शन में दे दूं, हमारे साथ सरदार आरपी सिंह साहब हैं जो कि नेशनल सेक्रेटरी हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ तहसीन पूनावाला हैं, कांग्रेस सपोर्टर हैं आप। इसके अलावा हमारे साथ मौलाना सैयद कल्बे रुशैद रिजवी साहब हैं, आम आदमी पार्टी के नेता की हैसियत से स्टूडियो में मौजूद हैं। मनु शर्मा हमारे साथ हैं, सेफोलॉजिस्ट, और इसके अलावा अनुज गुप्ता हमारे साथ होंगे, सीनियर जर्नलिस्ट यानी कि वरिष्ठ पत्रकार की हैसियत से। और साथ ही हमने दिल्ली में जो सर्वे किया है उन आंकड़ों को अच्छी तरह से समझाने के लिए मेरी सहयोगी आंचल आनंद दूसरे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए सबसे पहले रुख किए लेते हैं आंचल का और जानते हैं आंचल से कि वो पहले कौन से दो सवाल थे जो हमने दिल्ली की जनता के सामने रखे और उसका नतीजा प्रतिशत में, आंकड़ों में किस तरीके से सामने आया। आंचल। बिल्कुल अनुराग, हिंदुस्तान का दिल दिल्ली में बसता है और दिल्ली के दिल में क्या है वो ये आंकड़े साफ गवाही देंगे। हम सबसे पहले आपको बता दें कि ना सिर्फ ये सर्वे इसलिए खास है क्योंकि एक तो ये लेटेस्ट सर्वे है, ताजा सर्वे है, बल्कि कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे है और साथ ही साथ आय वर्ग के हिसाब से यानी कि इनकम वाइज जैसे दिल्ली में ग्रुप्स बटे हुए हैं उसके हिसाब से ये प्रॉपर एनालिसिस करता है, इनकम वाइज एनालिसिस करता है कि आखिरकार हर तबका किस तरह से उसका वोटिंग पैटर्न हो सकता है। अनुराग, सबसे पहला हमने जब सवाल पूछा दिल्ली की जनता से तो सबसे अहम सवाल जो हर एक के जहन में था कि क्या आप केजरीवाल की 49 दिन की सरकार से संतुष्ट हैं? ये चौंकाने वाला आंकड़ा है। 64% ने कहा हां हम संतुष्ट हैं। यानी कि पिछले साल जो 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे गिफ्ट दिया था केजरीवाल ने अपने इस्तीफे के रूप में, इसके बावजूद 64% दिल्ली की जनता कह रही है कि हां हम बाकायदा संतुष्ट हैं केजरीवाल का जो 49 दिन का राज रहा। नहीं कहा 34% ने और कह नहीं सकते कहा 2% ने। अब हम इसका इनकम वाइज अगर एनालिसिस करें अनुराग कि हर तबका, चाहे वो बीपीएल हो, लोअर इनकम ग्रुप हो, मिडिल इनकम ग्रुप हो या हाई इनकम ग्रुप हो, तो कुल जो 64% कह रहे हैं कि हम संतुष्ट हैं 49 दिन की सरकार से। अब आप देखिए इसमें सबसे दिलचस्प चीज, जो बिलो पॉवर्टी लाइन ग्रुप है वो 81%, एलआईजी लोअर इनकम ग्रुप है वो कह रहा है 71% 49 दिन के केजरीवाल के राज से खुश थे। यानी कि अगर इन दोनों को क्लब कर दिया जाए और मिडिल इनकम ग्रुप को क्लब कर दिया जाए तो कुल मिलाके जितना गरीब है दिल्ली का, जो असली में जाता है अपना वोट डालने के लिए, वो केजरीवाल के साथ नजर आ रहा है, जो कि बीजेपी के लिए हो सकता है एक बड़ी चिंता हो। हालांकि मिडिल इनकम ग्रुप ट्रेडिशनल वोटर्स रहे हैं, ट्रेडर्स कम्युनिटी ट्रेडिशनल वोटर्स रहे हैं बीजेपी के लिए, तो बहुत बड़ा यहां पे संकेत है अनुराग, बहुत बड़ा संकेत है। और ये संकेत सरदार आरपी सिंह साहब के लिए थोड़ा सा चिंता का सबब हो सकता है। आरपी सिंह साहब, आपसे पूछना चाहूंगा मैं, 64% लोग 49 दिन की केजरीवाल की सरकार से संतुष्ट हैं और ये आंकड़ा जो है बीपीएल हो, लोअर इनकम ग्रुप हो, मिडिल इनकम ग्रुप हो, अगर इन्हें मिला ले तो वो तो कहते हैं कि साहब ऐसी ही सरकार दोबारा बननी चाहिए। ये आंकड़ों की जुबानी जो प्रतिशत में सामने आया है वो यही कहता है। आप क्या कहते हैं? मुझे आपका एक तो सैंपल साइज पता नहीं और आपकी किस प्रकार से आपने पूरा आंकड़ा जांचा, पर आपका अगर आंकड़ा है तो उसको अगर मान्य भी करेंगे तो हम उसकी चिंता करेंगे कैसे, उसमें क्या कमी है, क्या देखें क्या है। परंतु मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है। आप मेरे क्षेत्र में चलिए, मैं आपको अपने नैना के झुग्गियों में दिखाता हूं, आपको कठपुतली ले चलता हूं, आपको संगम कॉलोनी घुमाता हूं, आपको बिहारी कॉलोनी घुमाता हूं, आपको गैस गोदाम की झुग्गियां घुमाता हूं। वहां पर बिल्कुल उल्टा मामला है। अब वो पता नहीं किस प्रकार आपका ये सर्वे है, पर अगर है तो उसको देखेंगे, चिंता करेंगे, क्या क्या इसमें समझने की कोशिश करेंगे आपके सर्वे को। कल्बे रुशैद रिजवी साहब, ये तो सर्वे को खारिज कर रहे हैं।
देखिए अनुराग भाई, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपने सर्वे 300 लोगों पे किया है या 3000 पे किया या 3 लाख पे किया, ये इम्पोर्टेंट नहीं होता है। आपने चंद लोगों की आवाज पहुंचाई है, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, किसी पार्टी के लिए नेगेटिव हो या किसी पार्टी के लिए पॉजिटिव हो। आगे आंकड़े आने वाले आपके खिलाफ भी जाएंगे, ध्यान रखिएगा। बोल मैं आपके शो में जब भी बैठा हूं हमारे खिलाफ ही आंकड़े रहे हैं, लेकिन मैं आराम से बैठा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि बादलों की दुनिया के उस पार सूरज है जो इंतजार कर रहा है। जो लोग बादलों को पार कर जाते हैं उन्हें सूरज की रोशनी मिल जाती है। मैं ऐसा समझता हूं कि जो भी आंकड़े हैं आप उन आंकड़ों को देखिए। मैं तो फिलहाल दिल्ली की नब्ज देख रहा हूं कि दिल्ली हर तरह से अरविंद केजरीवाल का इस्तकबाल कर रही है। देखना यह है कि अरविंद केजरीवाल अब आने वाले दिनों में किस तरह ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बात का यकीन दिलाने में कामयाब रहेंगे कि वो वही करेंगे जो जनता चाहेगी। ठीक है, मनु शर्मा के पास हम जाएंगे, सेफोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं। मनु शर्मा जी, ये बताइए कि अगर 64% लोग ये कहते हैं कि हाँ वो केजरीवाल की पिछली सरकार से, जो कि बहुत कम दिन चली थी, 49 दिन की उस सरकार से संतुष्ट हैं, तो क्या इससे आम आदमी पार्टी की केजरीवाल की बल्ले बल्ले हो जाती है? बिल्कुल नहीं अनुराग। देखिए बात क्या है कि ये पहले सबसे पहले मैं साफ करना चाहूंगा कि ये जो सर्वे है ये इस महीने के प्रथम सप्ताह में लिया गया था और इसमें 1249 का एक सैंपल साइज था। उसके बाद जो 64% की अभी जो बात की जा रही है वह सिर्फ एक लोगों का आकलन है कि यह सरकार कैसी थी। ये सवाल कतई नहीं है कि आप किसको वोट देंगे। जो वोट देना है वो एक सरकार के आकलन से, उसकी मार्कशीट से कहीं अलग होता है। वो सवाल भी आगे आएगा मनु शर्मा जी, लेकिन सवाल यह है कि अगर सरकार से संतुष्ट रहे तो फिर इसमें इफ एंड बट क्या है कि वोट उनको नहीं देंगे। देखिए उसमें यह है कि वह सरकार से संतुष्ट हैं, पर वो और भी कई नेताओं और भी कई फैक्टर्स से संतुष्ट हो सकते हैं। और लब्बो-लुआब यह है कि अंत में भारी कौन पड़ेगा, केंद्र के नेता या प्रदेश के नेता। क्या वो केंद्र के नेता से समन्वय रखना चाहेंगे वहां के वोटर, या वो कहेंगे कि नहीं हमें एक लोकल नेता चाहिए। तो इन सब सवालों का जब लब्बो-लुआब निकलेगा तो हमको एक इसका स्पष्ट रूप से उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, तहसीन पूनावाला, मुझे लगता है कि इस आंकड़े में अब हमें शीला दीक्षित को भी शामिल कर लेना चाहिए, क्योंकि वो उन्होंने भी आज केजरीवाल के लिए दरवाजे खोल दिए ये कहकर के अगर पुरानी स्थिति आती है तो फिर देखा जाएगा, सोचा जाएगा। तो अब उनको वो भी संतुष्ट नजर आई मुझे 49 दिन के केजरीवाल के सरकार से। क्या वो कांग्रेस का ऑफिशियल बयान था? भाई शीला दीक्षित के बयान को आप क्या कहेंगे? उनकी निजी राय, उनकी निजी राय। अगर शीला दीक्षित बिल्कुल नहीं, अरे क्या बात कर रहे हैं? अरे तहसीन पूनावाला, आप क्या बात कर रहे हैं? सर मैं किसी को रोकता नहीं हूं, मुझे जवाब देने दीजिए। मैं बिल्कुल आपको जवाब दे। मैं ये सिर्फ जताना चाह रहा हूं आपको कि वो एक बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है आज भी दिल्ली कांग्रेस का। और अगर वो कहती है कि अगर पुरानी स्थिति आएगी तो देखेंगे, तो फिर इसके माने हैं। क्या ये कांग्रेस का ऑफिशियल स्टेटमेंट था? भाई अब आप आते हैं मुद्दे की बात पर। आइए, मुद्दे की बात है 49 डेज केजरीवाल गवर्नेंस। ठीक है, मैंने आरटीआई डाला था और अरविंद केजरीवाल से मेरी इस मुद्दे पर बात हुई थी, चर्चा हुई थी। उस आरटीआई का जवाब आया कि 49 डेज के अरविंद केजरीवाल के शासन में एक फ्लाईओवर या एक टॉयलेट का उन्होंने सैंक्शन नहीं किया। किस विकास की बात कर रहे, किस डेवलपमेंट की बात कर रहे? भाजपा और अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने 2 प्रोमिस किए। 50% बिजली के दाम कम करने का, 50% बिजली में कटौती बढ़ी हुई है। इन्होंने दावा किया था दोनों पार्टियों ने कि रेप्स कम हो गए, अत्याचार महिलाओं पर कम हो गए। 2014 में 64% लोग कह रहे हैं कि वो संतुष्ट हैं। सर एक मिनट, आप उन 64% में नहीं। सर आप किसी को रोकते ना, मुझे एक स्टेटमेंट और कहने दीजिए। 30% रेप बढ़ा है दिल्ली के अंदर 2014 में। ये लेगेसी है भाजपा की सरकार की, ये लेगेसी है आपकी सरकार की। आप और भाजपा मिले जुले हैं। इससे पहले कभी मुहर्रम के समय दिल्ली में तनाव का माहौल हुआ? इससे पहले समर्थन दे सकते हैं, आप कह रहे हैं आप और भाजपा मिले जुले हैं। सर मैं कुछ कह रहा हूँ, नहीं मैं आपको रोक नहीं रहा, मैं सिर्फ आपको करेक्ट करना चाह रहा हूँ। सुना वो बात, जो टोपी आप भाजपा को पहना रहे हैं दरअसल वो कांग्रेस को आज शीला दीक्षित ने पहना दी। शीला दीक्षित ने क्या कहा मैं उस पर टिप्पणी नहीं करने वाला। वो क्योंकि आप कांग्रेस सपोर्टर हैं। एक मिनट, कांग्रेस का ऑफिशियल स्टेटमेंट पे मैं टिप्पणी करूंगा। दूसरी बात, आज जो माहौल बनाए, तनाव का माहौल बनाए, कम्युनल माहौल बनाए, जिसमें आप लोगों ने रिपोर्ट किया किस तरह आपके सपोर्टर्स गाड़ियां जलाते, बीजेपी के सपोर्टर्स गाड़ियां जला रही, किस तरह का चर्चेस जल रहे। इस वातावरण से लोग परेशान हो गए और दिल्ली में कांग्रेस का से डेवलपमेंट जो कांग्रेस ने लाया और भाजपा और आपने लोगों को सिर्फ और सिर्फ मूर्ख बनाया। ठीक है, चलिए एक बार फिर आंचल का रुख करेंगे हम और जानेंगे तीसरा और चौथा सवाल क्या था और उसका दिल्ली की जनता ने क्या जवाब दिया। आंचल,
अनुराग, बहुत दिलचस्प है। पिछले 1 साल से अरविंद केजरीवाल रेडियो पर कैंपेन चलाते रहे, कहते रहे कि मैं भगोड़ा नहीं हूं, माफी तक मांग ली, अपनी तुलना भगवान राम तक से कर ली। लेकिन आखिरकार कितना फर्क पड़ा जब अरविंद केजरीवाल सत्ता का दामन छोड़कर चले गए? तो हमारा सवाल था, केजरीवाल के सरकार छोड़कर भाग जाने से क्या आपको फर्क पड़ा? तो 53% ने कहा कि हाँ फर्क पड़ा, 44% ने कहा कि फर्क नहीं पड़ा और 3% ने कहा कि कह नहीं सकते हैं। अब इसका आप इनकम वाइज आय वर्ग के हिसाब से अगर पैटर्न देखें तो देखिए, बीपीएल 32%, एलआईजी लोअर इनकम ग्रुप 50%, एमआईजी मिडिल इनकम ग्रुप 58% और एचआईजी 62%। ये अगर सब मिला दिए जाएं तब 53% वो लोग बन रहे हैं जो कि कह रहे हैं कि हाँ हमें उनका वोट भी प्रभावित होगा और बाकायदा उनको फर्क पड़ा। यानी कि जैसे जैसे शख्स के जेब में पैसे आते जा रहे हैं, वो अमीर होता चला जा रहा है, उसको ज्यादा चोट पहुंची, वो ज्यादा एजुकेटेड वर्ग है, चोट पहुंची अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देकर भाग जाने से। बिल्कुल। तो ये मौलाना साहब, अगर आपके हिसाब से देखा जाए तो इस सर्वे में आपको ज्यादा सुनने को मिला, क्योंकि फर्क पड़ा का मतलब ये नहीं होता है कि हाँ केजरीवाल जी चले गए तो हम जो है लूट गए, बर्बाद हो गए। उसका ये मतलब है कि वो हमें लूट के बर्बाद करके चले गए। अनुराग, मैं इसमें बहुत साफ तौर पे कहना चाहूंगा, आपने बहुत स्पष्ट सवाल जनता से किया और जनता ने स्पष्ट जवाब दिया, मगर इस जवाब में ये नहीं है कि हम उन्हें वोट नहीं देंगे। इस जवाब में ये नहीं है कि हम उन्हें पसंद नहीं करते। आगे मैं इस जवाब मौलाना साहब आगे मैं ये भी बताऊंगा कि विधानसभा कौन चुनाव जीत सकता है इस बार का, ये भी सवाल है। नहीं, मुझे आपके हर एक सवाल को बसरो चश्म मैं बड़े आराम से सुनूंगा और बड़े आराम से जवाब दूंगा। आप जानते हैं मैं स्टूडियो में न चिल्लाना पसंद करता हूं और न सुनना पसंद करता हूं। देखिए, बात में अगर दम है तो सादगी से भी बात बहुत दूर तक जाती है, वरना चिल्लाने से कहीं तक नहीं जा पाती। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, अरविंद लोगों की जीत का नाम है, अरविंद लोगों के विश्वास का नाम है। अब मैंने आपसे जैसे कहा, अरविंद के ऊपर है कि आने वाले दिनों को वो कितना ज्यादा यूज कर पाते हैं। 6 बजे सुबह से लेके 11 बजे रात तक अगर वो सिर्फ सफर ही कर रहे हैं तो फिर वो सफर रह जाएगी। मगर वो अगर लोगों के दिलों तक पहुंचने में कामयाब हो रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि वो दिलों तक पहुंचने में उनकी सादगी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि वो दिलों तक पहुंच जाते हैं, तो मैं समझता हूं कि दिल्ली यकीनन उन्हें फरामोश नहीं करेगी और उन्हें अच्छी जगह बिठाएगी। सर, मैं सवाल पूछ सका हूं? हाँ, पूछिए। अगर ये बात सही है तो क्यों लोकसभा के चुनाव अरविंद केजरीवाल जी हार गए और 7-0 का स्कोर लाइन क्यों हुआ? तहसीन, मुझे लगता है आपने पॉलिटिकल लाइफ बहुत अर्ली शुरू की है। मैं आपको बताऊं कि एक नई पार्टी जो 9 महीने में विधानसभा जीत गई हो और लोकसभा की सोच सकती हो, लड़ना तो दूर की बात है, सोच सकती हो और उसे इतने ज्यादा कैंडिडेट मिल जाए। माफी मांग चुके हैं मौलाना साहब, इसके लिए अरविंद केजरीवाल माफी मांग चुके हैं। तो ये लोकसभा का ख्वाब देखने के चक्कर में मैं जो दिल्ली से भागा, वो मुझसे गलती हुई। मौलाना साहब, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, लेकिन यही है, अगर एक नई पार्टी को आप दिल्ली की जनता ने अपॉर्चुनिटी दी और वो भागे, इस बात की क्या गारंटी है फिर से नहीं भागेंगे? जो वादे किए एक भी निभाए नहीं। जैसे मेरे आरटीआई का जवाब है, एक भी फ्लाईओवर, एक भी टॉयलेट सैंक्शन नहीं। देखिए, ऐसे फर्क पड़ा लोगों को उनके भागने से। तहसीन, मैं बताऊं आपको, जितना आप जानते हैं अरविंद को और जितना मैं जानता हूं, थोड़ा सा फर्क रहा है। मैं सिर्फ इतना बता देना चाहता हूं कि अरविंद की जो 49 डेज की सरकार रही है और अरविंद ने जो काम किया, आप उन्हें भी देखिए। आपकी आरटीआई में अगर उन्होंने कोई काम नहीं किया, लिस्ट कर सकते क्या डेवलपमेंट के काम किए? एक भी नया रास्ता, आप डेवलपमेंट के कौन से काम किए? आप अपने घर का एड्रेस यहाँ छोड़ जाएं स्टूडियो में, मैं आपको बड़े आराम से बुकलेट भिजवा दूंगा कि अरविंद ने 49 डेज में। चलिए, मैं जब तक आगे के सवाल लेता हूं तब तक तहसीन आप इनको एड्रेस दीजिए कलवे साहब को। आंचल के पास चलते हैं, आगे के 2 सवाल। बिल्कुल, 5वां सवाल हमने दिल्ली की जनता से अनुराग ये किया कि अब बीजेपी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर देना चाहिए। झारखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र कहीं पर भी नहीं किया और यही कहा जा रहा है कि मोदी ही चुनाव लड़ेंगे, भले ही कैंडिडेट दूसरी किसी भी पार्टी का कोई भी हो। तो 61% ने कहा हाँ, मुख्यमंत्री पद के लिए बाकायदा कैंडिडेट और चेहरा दिखा देना चाहिए बीजेपी को। 30% ने कहा नहीं और कह नहीं सकते कहा 9% ने। अब दिलचस्प आंकड़ा ये है, अगर हम आय के हिसाब से देखें, आय वर्ग के हिसाब से, इनकम वाइज देखें तो मिडिल इनकम ग्रुप 72%, ये वो बनिया ट्रेडर कम्युनिटी का वोटर है, पंजाबी वोटर है, जो कि वाकई जाकर बीजेपी को वोट डालता है। वो एक चेहरा डिमांड कर रहे हैं
और यही बहुत बड़ा सवाल है। बीजेपी हमेशा कांग्रेस के ऊपर यही लांछन लगाती थी कि आप हाथ दिखाते हैं, चेहरा नहीं दिखाते हैं। तो क्या इसका वाकई नुकसान होगा? लेकिन क्योंकि कल बीजेपी के लिए डी डे है अनुराग, क्योंकि मोदी पहली बार चुनावी समर में दिल्ली में उतरेंगे, तो हो सकता है स्थितियां बदल भी जाए। बिल्कुल सरदार आरपी सिंह साहब, अब ये इस सर्वे में जो नतीजे सामने आए उससे लग रहा है कि मोदी का चेहरा दिखा करके बहुत ज्यादा कन्विंस आप लोगों को कर नहीं पाएंगे। 61% दिल्ली की जनता चाहती है कि आप मुख्यमंत्री का नाम बताएं, उनका चेहरा दिखा साहब। अब ये इस सर्वे में जो नतीजे सामने आए उससे लग रहा है कि मोदी का चेहरा दिखा करके बहुत ज्यादा कन्विंस आप लोगों को कर नहीं पाएंगे। 61% दिल्ली की जनता चाहती है कि आप मुख्यमंत्री का नाम बताएं, उनका चेहरा दिखाएं। ये प्रश्न आपने हरियाणा के चुनाव में भी रखा था, ये प्रश्न आपने झारखंड में भी, जम्मू में भी, महाराष्ट्र में भी रखा था। हम वहां चारों प्रदेशों में बिना चेहरे के कमल हमारा चेहरा था, पार्टी का निशान हमारा कमल था और वही हमारा चेहरा था। और मोदी जी ने जो केंद्र में किया था वो हमारे पास था, उसके साथ हम लोग चुनाव में गए थे और वहां की जनता ने हमें भरपूर आशीर्वाद दिया चारों प्रदेशों में। तो अब भी वैसे ही करेंगे। अब दिल्ली की जनता से अपेक्षा करते हैं कि वो हमें आशीर्वाद देंगी। तहसीन पुनावाला, जब जैसा आंचल ने कहा कि भाई आप पर लालछन लगाते थे कि आप हाथ दिखाते हैं, चेहरा नहीं दिखाते, आप ही की लाइन लेकर के अब बीजेपी ने अपना चेहरा छिपाना शुरू किया है। वही मेरा सवाल था सरदार आरपी सिंह साहब से। जब मैं आप ही के चैनल पे आप ही के साथ डिबेट पे बैठा करता था, यही बीजेपी के प्रवक्ता, एमएलएज, एमपीज कहा करते थे कि आप क्यों प्रधानमंत्री के उम्मीदवार को डिक्लेयर नहीं करते। आज क्या होगा कि ये सीएम के उम्मीदवार को डिक्लेयर नहीं करते, तो ये कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन वही चीज करते जो संविधान और कांग्रेस कहता है। तो कांग्रेस मुक्त भारत हो ही नहीं सकता, इसका जवाब ये खुद आज देते हैं। ठीक है मनु शर्मा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब ये सर्वे और ये सवाल लेकर आप जनता के बीच गए तो क्या करके जनता ने ये जवाब दिया, क्या आप बता पाएंगे 61% लोगों ने क्यों कहा कि बीजेपी को चेहरा दिखाना चाहिए मुख्यमंत्री का? देखिए अनुराग, भारतीय चुनावों की एक खासियत है कि इसमें जो भी पार्टियां होती हैं वो अपना सबसे मजबूत चेहरा लेकर मैदान में उतरते हैं। तो यदि वो मजबूत चेहरा एक सीएम कैंडिडेट है तो सीएम कैंडिडेट को उतारा जाता है, और जब एक पीएम कैंडिडेट होता है तो पीएम कैंडिडेट को उतारा जाता है। वही प्रधानमंत्री मोदी जब गुजरात के सीएम कैंडिडेट होते थे तो उस वक्त कभी ये नहीं किया जाता था कि भाई हमारा कोई चेहरा नहीं है, उस वक्त कहा जाता था कि भाई हम मोदी जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। उसी प्रकार से जब उनको प्रधानमंत्री बनाने की बारी आई तो उनको भी एक पीएम कैंडिडेट डिक्लेयर किया गया। उसी तरह आज दिल्ली में आप पार्टी के पास एक मजबूत चेहरा है, तो जनता भी कहीं ना कहीं जानना चाहती है कि इस मजबूत चेहरे के मुकाबले में, क्योंकि देखिए मुकाबला इस वक्त भाजपा और आपके बीच में ही है, तो आपके पास तो एक मजबूत चेहरा है, तो जनता यह जानना चाहती है कि भाजपा के पास कोई ऐसा चेहरा है जिसके मुकाबले वो अरविंद केजरीवाल का कोई मुकाबला कर सके या बातचीत कर सके। इस वक्त ये इलेक्शन ओवर नहीं है, इस वक्त कोई बहुत ज्यादा लीड में नहीं है, लेकिन फिर भी जनता जानना चाहती है कि भाई हम आखिर किसे चुन रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पड़ला भारी है मौलाना साहब केजरीवाल का, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। थैंक यू वेरी मच। और मैं आपसे उम्मीद रखता हूं एक स्वच्छ पत्रकारिता की, कि अनुराग जब बोलते हैं तो वो सच देख के बोलते हैं और दाहिने बाएं देख के नहीं बोलते। जी, लेकिन इससे एक बहुत स्ट्रांग मैसेज आरपी सिंह साहब आपको गया है कि 61% जनता जो ये चाहती है कि बीजेपी चेहरा दिखाए मुख्यमंत्री का, वो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के चेहरे को न केवल जानती है बल्कि उसे भुगत चुकी है। और ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है आपके लिए समझने को। कल मोदी जी की पहली रैली है। अरे मोदी चेहरा थोड़ा ही, लेकिन फिर बात करेंगे कि नहीं, मैंने कहा मोदी जी चेहरा है, मैंने कहा कल मोदी जी की पहली रैली है, कल उसके बाद शाम को बात करेंगे कि दिल्ली की जनता क्या चाहती है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब अगला सवाल देख लेते हैं कि 7वां और 8वां सवाल क्या है जो हमने जनता के सामने रखा और जनता ने क्या जवाब दिया। आंचल के पास ये भी पिछले सवाल से जुड़ा हुआ है अनुराग। बहुत दिलचस्प है कि 2013 में हर्षवर्धन चेहरा था बीजेपी का, 2008 में विजय कुमार मल्होत्रा थे, तो बीजेपी के पास इस बार कोई चेहरा नहीं है। वो मोदी जी को ही कंटेस्ट कराना चाहती है क्या 70 सीटों पे? ये बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल जब हमने ये पूछा क्या दिल्ली चुनाव में नरेंद्र मोदी ही बीजेपी का चेहरा होंगे, तो 67% ने कहा हां, यानी कि दिल्ली की जनता का मूड यही है, वो जानती यही है
कि बीजेपी के पास टीना फैक्टर है, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव, स्टेट लीडरशिप में पूरी तरह से कोलैप्स की स्थिति है, इनफाइटिंग है, इसलिए मोदी ही चेहरा होंगे, ये समझती है दिल्ली की जनता। नहीं कहा 28% ने और 5 ने कहा कह नहीं सकते। अब इसे इनकम वाइज ग्रुप में देखें तो बहुत दिलचस्प ये भी आंकड़ा आता है। देखिए, बिलो पॉवर्टी लाइन यानी 73% जनता जो कि रिक्शा वाला है, 2 जून की रोटी कमाता है, वो भी समझती है कि मोदी चेहरा है। और हाई इनकम ग्रुप 81% यानी कि जो बहुत ओवर एजुकेटेड रिच क्लास है, दिल्ली की पोश लोकेलिटीज में रहती है, वो भी समझती है कि मोदी चेहरा है। यानी कि दिल्ली की जनता पब्लिक है, सब जानती है, उसे बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। वो ये समझ रही है कहीं ना कहीं कि बीजेपी मैदान में उतर रही है, उसके पास एकमात्र एजेंडा, एकमात्र चेहरा है और वो है मोदी का चेहरा। चलिए आंचल, आगे के भी सवाल जानना चाहेंगे हम कि 9वां और 10वां सवाल क्या था। देखिए, 9वां सवाल बहुत दिलचस्प था। यह भी सवाल कि केंद्र में सरकार होने का फायदा बीजेपी को क्या दिल्ली चुनाव में मिलेगा। तो दिल्ली की जनता से जब हमने ये सवाल पूछा तो 61% ने कहा कि हां, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर का रूल चलता रहा उसका कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। 35% ने कहा कि नहीं मिलेगा और 4 ने कहा कह नहीं सकते। यहां पर दिलचस्प बात अनुराग ये बहुत ज्यादा है कि ई रिक्शा, अनऑथोराइज कॉलोनीज को रेगुलराइजेशन, ये कुछ स्कीम्स हैं जो कि केंद्र में बीजेपी रहते हुए ही ला सकती थी और उसका हो सकता है उसको चुनावों में बहुत फायदा मिले। आगे के सवालों में ये भी जवाब। ठीक है सरदार आरपी सिंह साहब, अगर जनता ये मानती है कि इस बार के चुनावों में दिल्ली विधानसभा के नरेंद्र मोदी चेहरा होंगे, तब तो मुझे लगता है कि आपको नुकसान होने वाला है। देखिए ना जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, उधर देखिए झारखंड में क्या हुआ, क्लियर मैंडेट नहीं आया बीजेपी का, मोदी ही चेहरा थे वहां पर भी। जम्मू कश्मीर में नहीं, माफी चाहता हूं। जम्मू कश्मीर में हमने 22% वोट प्राप्त किए, सबसे ज्यादा वोट प्राप्त किए वहां पर की। आपको पता नहीं कैसे क्या गफलत हो गई है। और हरियाणा के अंदर हम 4 से 47 पहुंच गए और झारखंड के अंदर अपने बल पर हमने सरकार वहां बनाई है। और कृपा कर अपने यहाँ जो आपके सफॉलिस्ट है, जो आपके लोग हैं, उनको ये मत कहिए कि हमारे पार्टी के इंटरनल अफेयर पे टिप्पणी करें कि पार्टी में इंटरनल इतने झगड़े हैं बीजेपी क्लैप्स करके। मैं माफी चाहता हूं, ना पार्टी में कोई झगड़ा है, ना पार्टी क्लैप्स करी है। ये पार्टी की रणनीति है कि हम पार्टी का इस बार चेहरा नहीं देंगे, हम पार्टी की ओर से कमल निशान पर चुनाव लड़ेंगे और मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। ये पार्टी की रणनीति है। इसका मतलब ये नहीं कि दिल्ली की पार्टी के क्लैप्स कर गई है, दिल्ली की लीडरशिप के क्लैप्स कर गई है। ठीक है, तहसीन पुनावाला, एक दूसरा सवाल है मेरे पास आपके लिए। अगर दिल्ली की 61% जनता ये मानती है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार होने का फायदा दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिलेगा, तो इसका मतलब वो जनता ये उम्मीद लगाए बैठी है कि अगर दिल्ली विधानसभा में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ आती है तो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। और इसी पर एक महत्वपूर्ण ट्वीट आज केजरीवाल भी कर चुके हैं कि इस मुद्दे पर यू टर्न न ले मोदी। तो मोदी जी ने आज तक और भाजपा ने आज तक जो भी कमिट किया उस पर यू टर्न ही तो लिया है। भाजपा ने डिलीवर क्या किया है दिल्ली सरकार को। जैसे मोदी जी कहा करते थे अब महिला की होगी सुरक्षा, अब की बार मोदी सरकार। 30% रेप बढ़े हैं। क्या कर रहे हैं मोदी जी, आरपी सिंह जी? इसका तो राजनाथ सिंह जी, ये तो स्टेट गवर्नमेंट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। तो ये जो चीज है, इस पे इनकी हिपोक्रेसी एक्सपोज हो गई। जो यू टर्न किया है, जो कम्युनल टेंशन हो चुका है दिल्ली के अंदर, तो इस पर एक्सपोज हो चुकी है। लेकिन आरपी सिंह साहब को मैं एक बात बता दूं, क्योंकि उनके फैक्ट्स थोड़े गलत है। झारखंड में बीजेपी का 8% वोट घटा है लोकसभा चुनाव को लेकर। दूसरी बात, सरकार उन्होंने खुद पे नहीं बनाई है झारखंड में, उनकी अलायंस की सरकार है। और हाँ, जम्मू में उन्होंने ठीक किया है, लेकिन जो मिशन 44 है इससे तो बहुत पीछे रह गए। तो ये बात उनको फैक्ट्स बता दे हम। नहीं, वो खैर फैक्ट्स जानते होंगे, वो अपने बचाव में बता रहे थे कि सरकार। मैं तो ये कह रहा था कि मोदी का चेहरा ही अगर सामने रखकर चल रहे हैं तो झारखंड और जम्मू कश्मीर में वो मैजिक फिगर तक नहीं पहुंच पाए। कांग्रेस पार्टी का है झारखंड और जम्मू में। सर नहीं, वो ठीक है, इनकी स्थिति है तो बेचारे आत्ममंथन में जुटे हुए हैं। बिल्कुल अच्छा सवाल करा है, लेकिन आप ये भी बता दें कि छत्तीसगढ़ में आप कांग्रेस ने स्वीप कर दिया पोल्स, ये बात भी आप साथ नहीं, लेकिन राजस्थान कांग्रेस जीत रही है, कर्नाटक में रही है। ठीक है, तो देखिए आपको ये कहना है तो कांग्रेस मुक्त भारत जो आप कहते हैं, आप ही कांग्रेस को फॉलो करते हैं। लेकिन तहसीन पुनावाला, आपने कहा कि क्या देश को मिला मोदी सरकार से और क्या दिल्ली को मिलेगा। सवाल यह कि जिसकी पीठ पर हाथ रखकर आपने पिछली सरकार बनवाई थी, उसने भी 49 दिन की सरकार में दिया क्या दिल्ली को वादों के सिवा? बिल्कुल सही। और कांग्रेस ने दिल्ली को एक तरह से एक फेवर किया है, क्योंकि एक बात याद रखना जरूरी है कि केजरीवाल साहब ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों को पत्र लिखा था। 18 पॉइंट्स का एजेंडा उन्होंने हाईलाइट किया था। उन 18 पॉइंट्स पे कांग्रेस ने उन्हें समर्थन दिया। क्या हुआ? 18 पॉइंट्स में से एक भी पॉइंट को फुलफिल नहीं किया। आज कहां है केजरीवाल साहब? लोकपाल के लिए लड़ रहे हैं मोदी साहब के खिलाफ, लोकपाल का अपॉइंटमेंट हुआ है। CIC के लिए लड़ रहे हैं।
हमारे बाकी सीवीसी की अपॉइंटमेंट नहीं हुई है, उसके लिए केजरीवाल साहब लड़ रहे हैं। तो ये जो हिपोक्रेसी है, जो कम्युनल टेंशन में भी हिपोक्रेसी है, ये आज एक्सपोज हो रहा है। कांग्रेस ने दिल्ली पर एक तरह से फेवर किया है, एक तरह से दिल्ली को बता दिया है ये दोनों यूटर्न पार्टी है। बीजेपी बड़ी यूटर्न है, फायदा क्या? आपको कोई फायदा नहीं होता नजर आ रहा। शीला दीक्षित नुकसान और कर देती है इस तरीके के बयान देके। उन्हीं केजरीवाल ने आज शीला दीक्षित के बयान के बाद ये ट्वीट किया है कि देखिए शीला दीक्षित के बयान से साफ हो जाता है कि कांग्रेस हार मान चुकी है। अब बताइए, इस तरीके के तो नुकसान हो रहे हैं आपको। आप कह रहे हैं कि वो ऑफिशियल बयान नहीं है, लेकिन निजी बयान होने का भी तो नुकसान होता है। खैर छोड़िए, उस मुद्दे पर हम नहीं जाएंगे। मौलाना साहब, सवाल ये उठता है कि अगर 61% जनता ये कहती है कि भाई दिल्ली को फायदा मिलेगा केंद्र में बीजेपी की सरकार का, तो इसका मतलब भरोसा करती है मोदी सरकार पर दिल्ली की जनता और उसे उम्मीद है कि जो वादे किए जा रहे हैं वो पूरे होंगे। देखिए, मैं अनुराग बहुत ऑनेस्ट कहना चाहूंगा कि दिल्ली की जनता सेंटर और स्टेट के बहसों में बिल्कुल नहीं पड़ेगी। उसकी अपनी जरूरतें हैं, वो अपनी जरूरत देखेगी। उसे अगर यकीन आएगा अरविंद केजरीवाल पे, तो वो अरविंद केजरीवाल को ही वोट देगी। और मैं ऐसा समझता हूं कि उस यकीन को पाने में अरविंद केजरीवाल दूसरे सियासतमदारों से अच्छी रेस में हैं, क्योंकि उनको मौका मिला है 1 साल गलियों में जाने का, लोगों से मिलने का, विधानसभाओं में मुलाकात करने का। उनकी टाइमिंग बहुत अच्छी है, वो सुबह 6 बजे निकल जाते हैं। 1 साल में से बनारस वाला वक्फा नहीं कम किया आपने। देखिए, बनारस का मामला तो कम से कम एक आदमी तो था जो खड़ा हुआ। कम से कम 2 लाख 5, 2 लाख 10,000 वोट मजाक नहीं होता भाई लोकसभा में पाना। वो बेकार कर देना, वो वोट वापस गए भी नहीं वहां का हाल पूछने के लिए। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अरविंद केजरीवाल के लिए बनारस कल भी पसंद थी और आज भी पसंद है। और जब उन्हें बनारस के लिए केजरीवाल पसंद होने चाहिए थे ना, वो मुख्य बात है। केजरीवाल को क्या पसंद है वो मैटर नहीं करता, केजरीवाल किस किस को पसंद है वो मायने रखता है। उनको जैसे ही मौका मिलेगा, मैं अनुराग आपको यकीन दिलाता हूं, वो जरूर बनारस जाएंगे। चलिए ठीक है, मौका ही मौका दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद। आगे बढ़ते हैं, 10वां और 11वां सवाल आंचल से जानते हैं क्या पूछा गया। अनुराग, दिल्ली की आधी आबादी महिलाओं की अगर बात करें तो हमारा सवाल बहुत सटीक था कि क्या महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में मोदी सरकार में आपका भरोसा कम हुआ है? तो यहां पर बड़ा टाइट मामला है। देखिए, 42% ने कहा कि हां भरोसा कम हुआ है, नहीं कहा 49% ने, 8% ने कहा कह नहीं सकते। अब इसको इनकम ग्रुप के हिसाब से अगर हम इस आंकड़े को देखें तो देखिए, जो मिडिल इनकम ग्रुप है, जो मिडिल क्लास है, वो लगभग 56% ने कहा कि भरोसा कम नहीं हुआ है। लेकिन बाकी आप देख रहे हैं कि हां, जिन्होंने कहा कि भरोसा कम हुआ है, उसके आंकड़े देखिए, मिडिल इनकम ग्रुप कह रहा है कि हां, हमारा विश्वास जो है वो थोड़ा सा कम हुआ है, डगमगाया है। हाई इनकम ग्रुप का कहना है कि नहीं, उनका भरोसा नहीं कम हुआ है। यानी कि 16 दिसंबर से लेकर उबर कांड तक दिल्ली की जनता का अगर वर्डिक्ट देखा जाए, लगभग कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता ये मानते हुए नजर आती है कि सरकार चाहे किसी की भी हो, महिलाओं की सुरक्षा किसी के लिए प्रायोरिटी नहीं है। ठीक है, आरपी सिंह साहब, यहां एक बहुत बड़ा मुद्दा महिला सुरक्षा को लेकर के हमेशा रहा है और यहां पर भरोसा कम हुआ है मोदी सरकार पर से लोगों का। ये बड़े दुख की बात है। मैं एक टिप्पणी करूंगा इसमें कि ये दिल्ली में एक इस प्रकार का माहौल है जहां पे हमको पूरी दिल्ली की चिंता करने की जरूरत है। और उसमें मैंने खुद ने एक चिट्ठी लिखी थी एलजी साहब को और चीफ सेक्रेटरी साहब को, और कहा था कि दिल्ली के अंदर हमको 700 डिकॉय वुमेन हायर करनी चाहिए और 1400 मार्शल हायर करनी चाहिए वुमेन वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंतर्गत। और ये 700 डिकॉय वुमेन अलग अलग जगहों पे हो, ताकि सर, मैं माफी चाहता हूं, केजरीवाल साहब ने इस प्रकार की एक भी बात नहीं करी। उन्होंने कहा था कि हम 700 कमांडोज हायर करेंगे। हाँ, कहा था ना। बात यह कि हमको दिल्ली में लोगों की फर्क है, मेरी बात उनकी बात में फर्क है। मैं कह रहा हूं हमको डिकॉय वुमेन हायर करनी है। आज हम मेट्रो गाड़ी में कूड़ा नहीं फेंकते, क्योंकि ऊपर कैमरा लगा है। हम दिन में लाल बत्ती नहीं दाबते, तो आगे पुलिस वाला खड़ा है। पर जब मुझे पता है कि ये बहन खड़ी है और मैं इसको छेड़ूंगा तो मैं पकड़ा जा सकता हूं, तो मैं उसको समय शरारत नहीं करूंगा। ये एकमात्र रास्ता है दिल्ली के अंदर ऐसे मंचलों के मन में डर बिठाने का। और मैं ये वादा कर रहा हूं, दिल्ली में सरकार हमारी नाकाम रहे ना, मोदी सरकार नाकाम रहे लोगों के अंदर ये भरोसा पैदा करने में, यही तो मैं कह रहा हूं। होम मिनिस्ट्री किसके मैं वापस कह रहा हूं, 700 डिकॉय वुमेन और 1400 मार्शल हायर करेंगे इसके अंदर। नहीं, रिजवी साहब, मौलाना साहब, एक साल से राष्ट्रपति शासन है। अगर नाकाम है, अगर मोदी सरकार डिफेम हो रही है, तो ये सीधा दिल्ली की केंद्र की सरकार पर ही तो सवाल उठेंगे।
बिल्कुल केंद्र की सरकार ही जिम्मेदार है और हर उस बात की जिम्मेदार है जिसकी जिम्मेदारी उसके पास है। और मुझे लगता है कि टेलीविजन चैनल में इंसान को कभी पलड़ा नहीं झाड़ना चाहिए। जो सच्चाई है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, चूंकि जनता देख रही है और जनता अगर सच सुनती है तो मुझे लगता है कि इसका असर हर पार्टी को सच एक्सेप्ट करने के बाद वोटिंग परसेंटेज में मिलता है। तहसीन पुरावाला, आपको जोड़ना चाह रहे हैं? मैं एक ही चीज जोड़ना चाहता हूँ, भाजपा चेहरा नहीं दिखाती है। मान लो कल खट्टर जैसे इंसान को इन्होंने दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया, वही खट्टर जो महिलाओं के मामले में कहता है महिलाओं को जीन्स नहीं पहनना चाहिए, महिला रिस्पॉन्सिबल है जिनकी वजह से बलात्कार होते, उसका जवाब कौन देगा? तो आप बता दें कि खट्टर साहब बोलने दे सकते हैं जी? पुणे वाला साहब, आप कृपा कर कोई एक स्टेटमेंट चाहिए खट्टर साहब की इस प्रकार की। आपका स्टेटमेंट है, इंडिया न्यूज ने ब्रीफ किया था सर, आप बता दीजिए। आरोप नहीं लगा सकते सर, और झूठा आरके सिंह साहब देखिए नेशनल टेलीविजन पे हो, कहाँ हम लोग हरियाणा पहुंच गए भाई? हम लोगों को दिल्ली में रहना चाहिए। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, इस तरह की जो मानसिकता है, आप कहते हो महिला की सुरक्षा, आप कहते हो महिला की सुरक्षा, आपके मुख्यमंत्री वहां कहते हैं महिला जीन्स नहीं पहननी चाहिए। मोदी की बात करिए ना, मानसिकता है उस पर आप बात कीजिए, खट्टर साहब पे कहाँ पहुंच गए? मानसिकता की बात कीजिए। खट्टर साहब ये भाजपा और आरएसएस की मानसिकता है। झूठ बोल रहे हैं ये कहकर, नहीं, ये बहस का मुद्दा नहीं है। बोल रहा हूँ सर, आप चैनल पर नहीं, तहसीन भाई ये मुद्दा नहीं है। हमको दिल्ली में रहना चाहिए। उदाहरण है, दिल्ली में दिल्ली का उदाहरण दीजिए। आज फोकस रही आज दिल्ली पर। उबर में जो महिला पर अत्याचार हुआ, इन चीजों पे तो आप कहते हो मार्शल होने चाहिए। एक साल से आपकी आज 6 महीने से दिल्ली में आपकी सरकार है, क्यों नहीं लाए आपने मार्शल्स? आज आप कह रहे हो मार्शल है। दिल्ली में दिल्ली का उदाहरण दीजिए। आज फोकस रही दिल्ली पर। उबर में जो महिला पर अत्याचार हुआ, इन चीजों पे तो आप कहते हो मार्शल होने चाहिए। एक साल से आपकी आज 6 महीने से दिल्ली में आपकी सरकार है, क्यों नहीं लाए आपने मार्शल्स? आज आप कह रहे हो मार्शल्स होने चाहिए, आप चिट्ठी लिखी, अच्छी बात है अपनी चिट्ठी लिखी। होम मिनिस्ट्री किसके पास है? गवर्नर साहब किसके इंस्ट्रक्शंस पर काम करते हैं? क्यों आप आप टीवी पर सच्चाई बयान कीजिए। ठीक है, और भी सवाल है तहसीन, और भी सवाल है। आंचल का रुख करते हैं सीधे, और अगला सवाल क्या था दिल्ली से पूछा गया वो सुनते हैं। आंचल। बिल्कुल, हमने दिल्ली की जनता से पूछा कि आखिरकार इस बार चुनावों में सबसे बड़ा मुद्दा अनुराग क्या होने जाना है। तो इसके आंकड़े अपने दर्शकों को बताते हैं। अगर स्थिर सरकार देखा जाए तो सिर्फ 4%, हालांकि जिन हालात में 2013 में चुनाव हुए थे, उसके बाद केजरीवाल छोड़ के भागे थे, इसके बावजूद सिर्फ 4% ही स्थिर सरकार के लिए कह रहे हैं कि बड़ा मुद्दा है। विकास 13% के लिए बड़ा मुद्दा है, महंगाई 20% के लिए बड़ा मुद्दा है, और भ्रष्टाचार 21% के लिए, बिजली पानी 16% के लिए, अन्य का कहना है कि पता नहीं 26%। अब देखिए, अब सबसे 2 बड़े मुद्दे जो उभर के आते हैं वो महंगाई और भ्रष्टाचार। अब हम इसे इनकम वाइज देखें तो बहुत दिलचस्प ये है कि 43% बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों को, यानी कि जो सबसे गरीब तबका है, उसके लिए सिर्फ एक ही मुद्दा है कि दिल्ली में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है, चाहे वो पुलिस वाले हो, चाहे वो एमसीडी हो। और मिडिल क्लास के लिए अगर हम आए, मिडिल इनकम ग्रुप के लिए, तो 25% के लिए कहना है कि महंगाई बड़ा मुद्दा है। हालांकि ऑल टाइम लो इन्फ्लेशन है, इसके बावजूद, और जो हाल फिलहाल में सब्जियों के दाम बढ़े, इसको लिंक किया जा रहा है, सीजनल है, लेकिन इसके बावजूद महंगाई मिडिल क्लास के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। हालांकि विकास जो है वो हायर इनकम ग्रुप के लिए 34% के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। यानी कि जैसे जैसे अमीर होते चले जा रहे हैं उनके लिए विकास मुद्दा है, जो गरीब है वो बेचारा भ्रष्टाचार से जूझता है, उसके लिए भ्रष्टाचार मुद्दा है। हम अगले सवाल पे भी आ जाएंगे अनुराग, कि सबसे बड़ी बात, बीजेपी ने कहा कि बीजेपी ने किया ऐलान, जहां झुकी वहां पर मकान, अनऑथराइज्ड कॉलोनी का मुद्दा जो दिल्ली में सबसे बड़ा मुद्दा है। हाल फिलहाल में इसको लेकर ऑर्डिनेंस भी लेकर आई बीजेपी सरकार। क्या अवैध कॉलोनियां नियमित करने से बीजेपी को फायदा होगा? तो हां कहा 59% जनता ने, 36% जनता ने कहा नहीं, और 5% ने कहा नहीं कह सकते हैं। यानी कि फायदा होने जा रहा है ये लास्ट मिनट जो लॉलीपॉप पकड़ाई गई 895 से ज्यादा अनऑथराइज कॉलोनीज को नियमित करने की। अब हम इसको इनकम वाइज देखें तो कुल मिला के किसको कितना फायदा हो रहा है। देखिए, बिलो पॉवर्टी लाइन, उनका ये कहना है कि इससे फर्क नहीं पड़ेगा 57%, यानी कि कुल मिलाकर, माफ कीजिएगा, हाँ कहा 36% ने, लेकिन बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों ने ही 57% ने कहा नहीं। यानी कि जिनके लिए प्रोबेबली ये लॉलीपॉप दिखाया गया, उनका ये कहना है कि इससे फायदा नहीं मिलेगा बीजेपी को, जबकि मिडिल इनकम ग्रुप और हाई इनकम ग्रुप कह रहे हैं कि हाँ, इस घोषणा का मोदी सरकार को, केंद्र सरकार को फायदा मिलेगा। ठीक है, सबसे अहम सवाल इसके बाद हम लेंगे, लेकिन उससे पहले अनुज गुप्ता हमारे साथ अभी जुड़े हैं। अगर दिल्ली की 21% जनता, जो कि सर्वाधिक है, ये मानती है कि भ्रष्टाचार इस बार अहम मुद्दा होने वाला है, तो इसके क्या संकेत हैं? केजरीवाल को फायदा? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि 1 साल तक
दिल्ली की जनता ने राष्ट्रपति शासन देखा और 7 महीने उसमें केंद्र में भाजपा की सरकार है। यदि उसके बाद भी महंगाई, उसके बाद भी भ्रष्टाचार से उसको मुक्ति नहीं मिल पा रही है और खासकर निचले तबके को वो महसूस हो रही है उसकी आंच, इसका मतलब है कि वो तबका जिसको भाजपा अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रही थी उसमें उसको कोई कामयाबी नहीं मिलने वाली है। इस तबके ने पिछले विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में भी एक बड़ी शिद्दत से आम आदमी पार्टी के लिए वोट किया था और ये वोट बैंक लगता है वहीं उनके पास सुरक्षित है अभी भी। जी मनु शर्मा, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सबसे बड़ा मुद्दा क्या है इस मामले पर, दिल्ली इतनी बटी हुई क्यों है, और अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के मामले पर तो खैर सीधा सीधा फायदा बीजेपी को होता नजर आ रहा है। देखिए, जहां तक मुद्दों की बात है अनुराग, यहां पर एक बात हमें समझनी होगी कि जब हम बोलते हैं कि इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति एक मुद्दा है, या फिर हम कहते हैं कि भी विकास एक मुद्दा है, या हम कहते हैं करप्शन एक मुद्दा है, तो इसका अर्थ सीधा सीधा ये नहीं निकलता कि क्योंकि वह मुद्दा है तो वो रूलिंग पार्टी के खिलाफ है। ऐसा सच था जब तक कांग्रेस का शासन था, जिसमें कि करप्शन और इन्फ्लेशन के साथ उनका राज एक तरीके से कहते हैं कि आइडेंटिफाई हो चुका था। आज के टाइम में अगर कोई व्यक्ति, कोई मतदाता यह कहता है कि इन्फ्लेशन मुद्दा है या करप्शन मुद्दा है, तो उसके लिए यह मुद्दा इस तरह से है कि जब वो वोट डालेगा तो वो उस नेता या उस दल को चुनेगा जो उसे लगता है सर्वथा योग्य है उस इन्फ्लेशन और करप्शन को काबू पाने में, उस पर पकड़ बनाने में। तो जब हम मुद्दे की बात करते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई करप्शन मुद्दा है तो वो 20 का 20% जो मतदाता है वो भाजपा के खिलाफ चला गया या तो क्या संकेत मिलता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो क्या संकेत मिलता है? इससे संकेत ये मिलता है कि तकरीबन 20% लोग जो हैं वो करप्शन के मुद्दे पे अपना मत डालेंगे, यानी कि जो नेता उन्हें लगेगा कि करप्शन पे अच्छे से काबू पाएगा और बल्कि लोकल स्तर पे काबू पाएगा, जहां पर कि शायद केंद्र सरकार की पहुंच और पकड़ उतनी मजबूत ना हो, तो उस तरीके से असर पड़ेगा करप्शन के मुद्दे पे। इन्फ्लेशन के मुद्दे में लोगों को अच्छे से पता है कि यह मुद्दा जो है केंद्र की सरकार के द्वारा निर्धारित होता है, और अगर केंद्र की सरकार उस मुद्दे पर कुछ पकड़ बनाने में कामयाब हुई है तो उसका फायदा उसे मिलेगा। यानी कि सच्चाई अभी भी इतनी साफ नहीं है कि हम करप्शन की सारी वोट एक तरफ एक झोली में डाल दें और इन्फ्लेशन मुद्दे की वोट दूसरी झोली में डाल दें। अब जहां तक बात कॉलोनियों की रेगुलराइजेशन की है, तो साफ तौर पे है कि रेगुलराइजेशन से एक घर को, एक परिवार को प्रॉपर्टी राइट्स मिलते हैं, उनकी पूंजी में बढ़ोतरी होती है, तो उससे खुश होकर बिल्कुल वो उसी का समर्थन करेंगे जिसने उन्हें ये फायदा दिया। ठीक है, लेकिन मौलाना साहब, ये इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जब हम अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की बात करते हैं तो 59% लोग बीजेपी के साथ खड़े नजर आते हैं। मानते हैं आप मास्टर स्ट्रोक था ये? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं पॉलिटिक्स में जहां तक मेरा तजुर्बा है, ऐसा कहने से और हो जाने में बहुत फासला होता है। अभी बहुत नजदीक आपके सामने है, फरवरी में चुनाव है और फरवरी में जब वोट डालने कोई आदमी जाएगा, मुझे नहीं लगता कि उसके हाथ में कागज आ जाएंगे। सरकारी काम आप बेहतर जानते हैं, ये ऐलान करके जहन को भटकाना या दिल को अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश जरूर है, मगर इसमें कोई भी सत्ता पक्ष होता तो वो कामयाब नहीं हो पाता, क्योंकि जो वोटर है वो जानता है कि इलेक्शन के पहले जो वादे किए जाते हैं वो इलेक्शन के लिए ये वादा नहीं है, केंद्रीय मंत्रिमंडल का एक विधिवत निर्णय है, इसलिए वादा नहीं है। ये वादा, चुनावी वादा वो होता है जिसके पीछे कैबिनेट की बैकिंग। मैं समझता हूँ इस वादे पे उन लोगों ने काम कर दिया है, निर्णय कर लिया है, लेकिन इसके जो नतीजे आने हैं, जब तक नतीजे आएंगे तब तक मुझे लगता है सियासत की ये कश्ती अपनी जगह से आगे निकल जाएगी। चलिए, यहां से भी हम आगे निकलते हैं और सबसे बड़ा सवाल जो जनता से पूछा गया, सबसे बड़ा सवाल आंचल क्या था और उसका जवाब। बिल्कुल, दिल थाम के बैठिए कि दिल्ली में इस बार विधानसभा का चुनाव कौन जीतेगा, यही वो क्वेश्चन है जिसके ऊपर हर एक की निगाहें लगी हुई हैं। तो आंकड़ा साफ है, कांटे की टक्कर 42% कह रहे हैं आम आदमी पार्टी, 43% कह रही है बीजेपी, कांग्रेस 6% और कह नहीं सकते 9%, यानी कि 42 और 43 कहीं पर भी ऊंट, कहीं पर भी करवट बैठ सकता है। लेकिन सवाल यही है कि मोदी को चुनावी सफर में अभी उतरना है। अब इसको इनकम वाइज एनालिसिस करें अनुराग, तो आप देखेंगे कि दिल्ली में इस बार विधानसभा का चुनाव कौन जीतेगा। जो लोअर इनकम ग्रुप है, बीपीएल है और लोअर इनकम ग्रुप है, वो यहां पर उसका वोटिंग पैटर्न हो सकता है सजेस्ट करे कि वो ऑन ब्लॉक आम आदमी पार्टी की तरफ वोट डाले। आप देख सकते हैं 73% और 50% आपके पक्ष में है, यानी कि जो लोअर स्ट्रेटा है वहां पर आम आदमी पार्टी ने अपनी पैठ बना ली है। बीजेपी की बात करें तो जो उसके ट्रेडिशनल वोट बैंक्स रहे हैं, जो मिडिल इनकम ग्रुप है और हाई इनकम ग्रुप है,
वो 59% बीजेपी के पक्ष में है, 48% हाई इनकम ग्रुप बीजेपी के पक्ष में है। और कांग्रेस की बात करें तो मुझे लगता है तहसीम के लिए आंकड़े थोड़ा सा दिक्कत वाले हैं, क्योंकि कांग्रेस तो यहां पर कहीं पे होती हुई भी नजर नहीं आ रही है। लेकिन सवाल यही है कि बूथ मैनेजमेंट के लिए कमिटीज बना दी है बीजेपी ने विजेंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में 12,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशंस की कास्ट इक्वेशंस के ऊपर। लेकिन जो लोअर इनकम ग्रुप है, कहीं ना कहीं उसके दिल को आम आदमी पार्टी लगता है छू गई है। चलिए एक बड़ा सवाल था कि भाई इस बार विधानसभा चुनाव में कौन जीतेगा। तो 42% लोगों का मानना है कि आम आदमी पार्टी जीतेगी, 43% लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सरदार आरपी सिंह जी, मोदी का चेहरा दिखाने के बाद भी कोई बहुत बड़ा फायदा होता नजर नहीं आ रहा आम आदमी पार्टी के मुकाबले। 42 और 43, 1% का फायदा। अभी तो मोदी जी दिल्ली आए नहीं, अभी तो मोदी ने एक सभा की नहीं दिल्ली में। नहीं तो वही तो अगले कुछ दिनों में को वीजा ऑन प्रायोरिटी वापस बैठेंगे आपके साथ। नहीं ठीक है, ये सवाल पीएमओ में बैठे, वही तो हम कह रहे हैं, पीएमओ में बैठे, देश चलाए, महिलाओं को सुरक्षा दे, दाम कम करे, आ जाए वीजा ऑन प्रायोरिटी, वीजा ऑन अराइवल उनका इशारा कल की रैली की तरफ है, तहसीन पुना वाला। क्या कल की रैली से तस्वीर बदल जाएगी? देखिए, फैक्ट ये है कि मोदी जी को एक हिस्टोरिक मैंडेट मिला। फैक्ट ये है वहां से जो मोदी यूफोरिया है वो कम हो रहा है, ये बात फैक्ट है। फैक्ट भ्रष्टाचार की चल रही थी तो कांग्रेस ने आरटीआई दिया, सीआईसी को अपॉइंट किया। गरीबों के लिए सबसे अहम मुद्दा भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने के लिए आरटीआई, जिसके कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल भी थे। तो जहां तक मैं देख रहा हूं ये है कि कांग्रेस का चेहरा होगा विकास, डेवलपमेंट जो 15 साल में लाया, और जो आप और बीजेपी ने यू टर्न किया, छोटा यू टर्न आप, बड़ा यू टर्न बीजेपी, और दिल्ली को जीरो सर्कल में घुमा रहे हैं। किसी ने भी क्या नुकसान आपको हुआ दिल्ली में? 15 साल का शासन कांग्रेस आज पीछे है, लेकिन कांग्रेस का रिवाइवल शुरू हो गया। यही झारखंड, जम्मू एंड कश्मीर में सभी ने कांग्रेस को राइट ऑफ किया। आप ये लिखते लीजिए। चलिए, ब्रेक से पहले मैं चाह रहा था एक छोटा रिएक्शन सबका हो जाता। मौलाना साहब, आप मानते हैं कि कल की दिल्ली की रैली के बाद काफी कुछ तस्वीर बीजेपी की बदल जाएगी? नहीं, मुझे लगता है रैली हो या रैली ना हो, रैली होती रहती हैं। सारी देश की पार्टियां लगी हुई हैं, रैलियां हो रही हैं, बातें हो रही हैं, वादे हो रहे हैं। मगर मैं इतना कहना चाहूंगा कि रिक्शा चलाने वाले और रिक्शे में चलने वाले, साइकिल चलाने वाले और साइकिल के पीछे बैठने वाले, ठेले से सब्जी लेने वाले और ठेला खींचने वाले, रिक्शा चलाने वाले और रिक्शे के साथ वाले से बात करने वाले, ये जितने लोग हैं ये सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ आम आदमी की तरह आम आदमी को चुनना पसंद करते हैं। चले, देखना यह है कि इनकी तादाद बढ़ती है या पढ़े लिखे उन लोगों की जो सियासत को किसी एक डगर पे ले जाना चाहते हैं। ठीक है, क्या मोदी फैक्टर काम करेगा? क्या 43 से यह आंकड़ा दिल्ली में रैली होने के बाद बढ़ेगा बीजेपी के लिए, या फिर अरविंद केजरीवाल छा जाएंगे? इस पर चर्चा अभी बाकी है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, चर्चा में वापस लौटेंगे। सर्वे का आखिरी सवाल बेहद दिलचस्प था कि इस बार दिल्ली में विधानसभा चुनाव कौन जीतेगा। तो 42% लोगों का मानना है आम आदमी पार्टी, 43% लोगों का मानना है कि बीजेपी। सवाल यह है आरपी सिंह साहब कि ठीक बात है कि आप ये कह रहे हैं कि कल भाई पहली रैली है मोदी की और उसके बाद तस्वीर बदलेगी, लेकिन रैली तो अभी अरविंद केजरीवाल की भी नहीं हुई है। केजरीवाल, ठीक बात है कि आप ये कह रहे हैं कि कल भाई पहली रैली है मोदी की और उसके बाद तस्वीर बदलेगी, लेकिन रैली तो अभी अरविंद केजरीवाल की भी नहीं हुई है। केजरीवाल साहब ने तो कई सारी रैली की दिल्ली में जी, वो हर क्षेत्र में जाकर रैली कर रहे हैं अपनी। तो इसलिए बात वापस समझिए जी, बात इस बात के अभी हमने अपना कैंपेन अब शुरू किया है और उनका कैंपेन पहले से चालू है। अच्छा, उन्हें दिल्ली भर में कम से कम केजरीवाल जब मोदी रैली कर लेंगे उसके जवाब में भी तो रैली करेंगे वो। हाँ तो करें ना जी, उनका स्वागत है, कौन रोक रहा है उनको रैली करने से जी? करें ना, स्वागत है उनका, पर हम बताएंगे कैसा रिजल्ट आएगा। पर मैं माफी चाहता हूं, ये जो आपकी फिगर आंकड़े बता रहे हैं झुग्गी झोंपड़ी और क्लस्टर्स के लिए, ये आपके गलत साबित होंगे। मैं एग्जाम्पल देने को तैयार हूं अपने क्षेत्र से। आप आइए मेरे क्षेत्र में और एक डिस्ट्रिक्ट मेरे क्षेत्र में कर लीजिए, ठीक है, आपको उससे क्लैरिटी हो जाएगी कि भाई आपके साथ टहलने से और आपके अकेले के क्षेत्र में घूमने से तस्वीर साफ नहीं हो जाती ना। मनु शर्मा, क्या बहुत कुछ बदलने वाला है कल मोदी की रैली के बाद? देखिए, इस बात से तो इनकार नहीं किया जाता कि जब कभी भी प्रधानमंत्री मोदी चुनाव प्रचार में उतरते हैं तो उसका लाभ
चुनाव के अंतिम चरण में भाजपा को हुआ है और ये हमने गत 4 विधानसभा चुनाव में देखा है। लेकिन फिर भी जो एक बात ध्यान देने योग्य है वो ये है कि इस वक्त दिल्ली में जो मतदाता है वो इकोनॉमिक क्लास लाइंस के हिसाब से बंट चुका है। जो बीपीएल और जो लोअर इनकम ग्रुप का मतदाता है वो एक तरीके से क्रिस्टलाइज हो चुका है आपके फेवर में, और जो मिडिल इनकम ग्रुप और हायर इनकम ग्रुप है वो बीजेपी के पक्ष में है। यहां पे मजेदार बात यह है कि मिडिल इनकम ग्रुप का मतदाता पिछले विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं टूट के आपके पक्ष में भी गया था, लेकिन इस वक्त जो साफ साफ देखा जा रहा है एक धड़ेबंदी चल रही है मतदाताओं में, जहां बीपीएल और एलआईजी एक तरफ चल रहे हैं और मिडिल इनकम ग्रुप और हायर इनकम ग्रुप वो एक तरफ चल रहे हैं। तो मोदी जी के आने से जो पिछड़ा तबका है, गरीब तबका है, उस पर क्या प्रभाव होगा ये देखने लायक है और इसको हम काफी उत्सुकता से अभी देखना चाहते हैं कि क्या होता है। अनुज गुप्ता जी, कितनी तस्वीर बीजेपी के हक में बदल सकती है कल की रैली के बाद? देखिए, इस समय आपके आंकड़े को देख करके ये महसूस हो रहा है कि ये दिल्ली बिल्कुल नोक पर खड़ी हुई है, यानी 42 और 43%, 1% वोट का अंतर कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। वो तो वोटिंग प्रतिशत किस वर्ग में अधिक होता है उसके आधार पर भी आंकड़े बदल जाएंगे चुनावी। इसलिए भाजपा को अब केवल मोदी साहब का ही भरोसा है और कल उनकी सभा होने के बाद, जैसा कि सिंह साहब कह रहे थे कि उसके बाद बीजेपी अपना असली प्रचार शुरू करने वाली है। स्वाभाविक है कि उससे कुछ तो असर पड़ेगा, लेकिन केजरीवाल साहब ने जो ये कोशिश शुरू की कांग्रेस को वोट मत दो, वो वोट सारे उनकी पार्टी को दो, यदि वो उसमें अब आपके सर्वेक्षण से लगता है कि वो कामयाब पहले ही हो चुके हैं, जो बचा खुचा भी यदि कांग्रेस का वो ले जाते हैं तो वास्तव में कांटे की टक्कर इस बार भी आपको पिछले साल की तरह यहां देखने को मिलेगी दिल्ली में। और भाजपा के लिए इतना आसान रास्ता नहीं है, क्योंकि यदि 42% वोट आम आदमी पार्टी खींच पाई यदि, तो फिर ये बहुत कांटे की टक्कर होगी और जीत हार का अंतर बहुत कम होगा अधिकांश सीटों पर। नहीं, लेकिन मौलाना साहब, अगर हम बनारस की बात करें तो वहां पर भी खूब डंका केजरीवाल साहब का बजा, लेकिन जब मोदी ने वहां रैलियां करनी शुरू की तो उसके बाद सुपड़ा साफ हो गया और नतीजा आपके सामने। तो दिल्ली में भी अब कल रैली है और उसी की उम्मीद आरपी सिंह साहब जाहिर कर रहे हैं कि जरा दिल्ली तो आने दीजिए मोदी को, एक बार गरजने तो दीजिए। आप सब बेहतर जानते हैं कि लोकसभा के हालात और मामलात अलग होते हैं और विधानसभा के हालात और मामलात अलग हैं। तब मामला कुछ और था, हालात कुछ और थे, अब मामला कुछ और है, हालात कुछ और है। देखते हैं, कल का दिन भी गुजार के देख लेते हैं कि आम आदमी कहां खड़ी है। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि जहां हम थे उससे बहुत आगे बढ़े हैं और उम्मीद करते हैं कल हम आगे ही बढ़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। बिल्कुल। तहसीन पूनावाला, मोदी का जादू चलता है जनता पर भी। अब तक के चुनावी नतीजों में यह बात साफ हुई है, लोकसभा की बात करें या तमाम राज्यों में विधानसभा चुनाव की बात करें, और बीजेपी को भी इस बार मोदी ही पर उम्मीद है दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के भी कि कल जब मोदी रैली करेंगे तो ये तस्वीर, ये आंकड़ा तेजी से बदलेगा। लेकिन कौन कहता है कि बीजेपी का कैंपेन शुरू नहीं हुआ है? ये जो सारे कम्युनल हादसे हो रहे हैं, चर्चेस को जलाए जा रहे हैं, मुहर्रम के समय जो दिक्कतें हो रही है, ये बीजेपी का कैंपेन नहीं तो क्या है? कैंपेन तो शुरू हो चुका है बीजेपी का, बहुत पहले से शुरू हो चुका है। यही तो स्ट्रेटेजी है, हंट विद द हेयर रन विद द हाउंड। ये बीजेपी की पहले से स्ट्रेटेजी है। सवाल है, और मैं आपको कह रहा हूं, इसे आप रिकॉर्ड करते रखिए, फिर से आपको से कराइए। कांग्रेस, मैं मानता हूं, नीचे गिर गई थी। कांग्रेस का जो रिवाइवल शुरू हुआ है वो शुरू हो रहा है दिल्ली से और जाएगा राइट अप टू पंजाब। ये अब जो है कांग्रेस का रिवाइवल शुरू हो चुका है। अरविंद केजरीवाल का ट्वीट नहीं, में यदि कांग्रेस का रिवाइवल इस चुनाव में होता है आप मान तो वो आम आदमी पार्टी को तकलीफ देगा और भाजपा को लाभ पहुंचा रहा होगा। मैं ये नहीं कह, मैं आपको ये कह रहा हूं, कांग्रेस का रिवाइवल दिल्ली से शुरू होगा और दिल्ली से लेकर बिहार कांग्रेस जीतेगी विद इन एन अलायंस। पंजाब में से रिवाइवल कांग्रेस का शुरू हो चुका है। ख्वाब देखने शुरू कर दिया मैं आपसे, आप इसे रिकॉर्ड कीजिए। पंजाब में रिकॉर्ड हो रहा है और जिस दिन आपके रिजल्ट्स आएंगे इसे आप प्ले करना। कांग्रेस का रिवाइवल यहां से शुरू हुआ। ठीक है। आरपी सिंह साहब, कितना करेक्शन होगा इन आंकड़ों में कल की रैली के बाद? मैं एक बात कहना चाहूंगा पूनावाला साहब को, कृपा कर आप झूठ बोलना बंद करें। आप तो भाजपा की आदत है सर। टेलीविजन के मीडियम को दिल्ली में कम्युनल टेंशन बढ़ाने के लिए मत इस्तेमाल करें और झूठा कंकाट बनाने के लिए मत करें। आप दिल्ली में ये कहते हैं कि मुहर्रम में कोई हमारे कारण से दिक्कत हुई, मैं माफी चाहता हूं, झूठी बात मत फैलाइए। बेशक वो मुसलमान हो। अरे मैंने आपसे जो सवाल पूछा उसका जवाब दे दीजिए। समय नहीं है मेरे पास, समय नहीं है मेरे पास। आरपी सिंह साहब, रोकनी पड़ेगी।
सर मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ जो चैनल्स पे देखता हूँ, चैनल्स बता रहे थे कम्युनल टेंशन है, ये तो न्यूज़पेपर फ्रंट पेज पे बता रही है, ये चर्च जला तो न्यूज़पेपर की फ्रंट पेज। छोड़िए आरपी सिंह साहब, मैं कहां से कह रहा हूँ सर, मैं कोई नहीं हूँ, मैं तो जो पढ़ता हूँ आपको बता रहा हूँ। कांग्रेस की कारगुजारियों के कारण से कम्युनल टेंशन है आज देश के अंदर। ठीक है, अच्छा ये बताएं कितने आपकी फिर क्यों कितना करेक्शन 43 से कल की रैली के बाद कहां पहुंचना चाहिए आंकड़ा? कल की रैली के बाद दिल्ली की तस्वीर बदल जाएगी। जी चलिए, मुकाबला कांटे का है और ये कांटा किसे चुभता है ये बड़े देखने वाली बात होगी, क्योंकि कल की रैली पर भारतीय जनता पार्टी काफी उम्मीद से है। उसे लगता है कि कल की मोदी की रैली के बाद दिल्ली में भी वही जादू मोदी दोहराएंगे जो उन्होंने इससे पहले तमाम राज्यों में और लोकसभा चुनाव में दोहराया है। लेकिन सवाल यह है कि आज ही एक ट्वीट करके अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से मोदी को चेताया है कि भाई दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने के मामले में यू टर्न न ले लेना और सिर्फ वादे मत करना, कुछ करके दिखाना, तो अब ये कांटे की टक्कर कहां जाकर रुकती है ये वोटर तय करेगा। बहरहाल इस मुद्दे पर समय समय पर बैठते रहेंगे चर्चा के लिए। फिलहाल सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे बड़ी बहस में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत जल्द वापस आते हैं।